हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 2 वीडियो में हम आपको बेसिक से लेकर के बहुत सारे वैसे प्रश्न बताए हैं जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप लोग पिछला 2 पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम आपको पीएच स्केल तक सारा कुछ कंप्लीट करा दिए थे, यानी कि पीएच स्केल तक हम आपको बता दिए थे और साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दिए थे कि किस चीज का पीएच मान कितना होता है, जिसमें बहुत सारा उदाहरण हम आपको बताए थे, जैसे अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। इस प्रकार से अम्ल का पीएच मान और क्षार का पीएच मान हम आपको बता दिए थे। आज के इस क्लास में हम लोग यहाँ से देखना शुरू करेंगे कि अम्ल वर्षा क्या होता है, और यहाँ के आगे से जितने सारे भी प्रश्न बचे हुए हैं सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको आज बता देंगे। और आज के इस वीडियो में आपका अम्ल और क्षार समाप्त हो जाएगा और जस्ट इसके अगले वीडियो में हम लोग लवण भी समाप्त कर लेंगे। तो आज हम लोग अम्ल और क्षार पूरा विस्तार रूप से पढ़ेंगे और आज भी हम आपको जितने सारे प्रश्न बताएंगे सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ताकि एक एक प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे तरीके से याद हो सके। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अम्ल वर्षा क्या होता है। अम्ल वर्षा के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत बताए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग अम्ल वर्षा का परिभाषा जानेंगे, क्योंकि कभी कभी लघुतरीय प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि अम्ल वर्षा क्या होता है। तो बस आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर के समझिएगा। कह रहा है कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। काफ़ी सिंपल परिभाषा है कि जब वर्षा के जल का पीएच मान, ऐसे आप लोग जानते होंगे कि जो वर्षा का जल होता है वह शुद्ध जल होता है, यानी कि वह उदासीन होता है। कहने का मतलब कि जो वर्षा का जल होता है वह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। लेकिन जब वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो फिर वैसे वर्षा को हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है जो कि लघुतरीय में पूछा जाता है कि तनुकरण किसे कहते हैं। यह वाला प्रश्न भी 2 नंबर का पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए कि तनुकरण क्या होता है, तनुकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो उसके आयन सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में कितना कमी होता है, और इस क्रिया को ही तनुकरण कहा जाता है। बस आप लोग ध्यान से समझिए। कह रहा है कि जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं, यानी कि पानी में हम लोग एसिड और बेस को मिलाएंगे। किसको? अम्ल और क्षार को यदि हम लोग पानी के साथ मिलाते हैं तो उसके आयन की मात्रा के प्रति इकाई आयतन में जो कमी होता है, इस क्रिया को ही तनुकरण कहा जाता है। काफ़ी सिंपल परिभाषा है, हम आपको सांद्रता के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको अब बताने वाले हैं, जो कि जानना और समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया, यानी कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, इसी को हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। इसके बाद देखेंगे कि जब अम्ल और क्षार का अभिक्रिया होता है तो क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अम्ल के साथ जल की अभिक्रिया होता है तो क्या होता है। इस प्रकार से बारी बारी से हम लोग सारे अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अम्ल के साथ अगर धातु की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो बस आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए। कह रहा है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। कह रहा है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु, यानी कि वैसा धातु जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील हो। हम आपको पहले चैप्टर में बताए थे कि कौन सा धातु हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और कौन सा धातु हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होता है। तो पहले चैप्टर अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आप लोग को अभी भी याद होगा, लेकिन एक बार फिर हम दोबारा से यहाँ पर बता देंगे कि कौन सा धातु हाइड्रोजन
हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और कौन सा धातु हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर H2SO4 जो है वह तो अम्ल है, लेकिन जब H2SO4 जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा यानी Zn प्लस H2SO4, तो इसी चीज को ऊपर में कह रहा है ना कि अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया, यानी कि यहाँ पर अम्ल तो दिया हुआ है और अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं, तो क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब Zn और H2SO4 का अभिक्रिया हो रहा है तो ZnSO4 तो बन रहा है, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त हो रहा है। तो आपका यही कह रहा है कि हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु। अब आप लोग यहाँ पर इस चीज को समझिए कि हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर दिया। पहले चैप्टर में हम आपको विस्थापन अभिक्रिया बताए थे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो जिंक है वह H2 को विस्थापित कर रहा है। तो विस्थापित कैसे करेगा, पहले चैप्टर में भी हम आपको बताए थे कि जब ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होगा वहीं कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, यानी कि H2 से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, Zn यानी कि जिंक है। कहने का मतलब हुआ कि जब ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होगा तभी वह हाइड्रोजन को हटा पाएगा। जाहिर सी बात है कि जब Zn जो है वह हाइड्रोजन से कमजोर रहेगा तो फिर वह हाइड्रोजन को कैसे हटाएगा। इसलिए हाइड्रोजन को हटाने के लिए इसको ताकतवर होना चाहिए, यानी कि जिंक को ताकतवर होना चाहिए। चलिए उसी प्रकार से हम लोग एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, Na प्लस HCl, यानी HCl यहाँ पर हमारा क्या है, अम्ल है, Na यहाँ पर क्या है, धातु है। यानी कि जब सोडियम को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, NaCl बनेगा। देख लीजिए NaCl बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो हाइड्रोजन गैस क्यों मुक्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु सोडियम है। हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है, सोडियम है। इसलिए सोडियम क्या किया कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और विस्थापित करके इधर सबसे लास्ट में कर दिया। लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ज्यादा अभिक्रियाशील के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन से जो धातु कम अभिक्रियाशील है यदि उसके साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब Pt, यहां पर देख लीजिए तीसरा नंबर जो उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि जो प्लेटिनम है वह HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि जो प्लेटिनम है वह हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु है। तो जब जाहिर सी बात है कि जब कम अभिक्रियाशील है तो वह हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि जब तक हम किसी से ज्यादा ताकतवर नहीं रहेंगे तब तक उसको नहीं हटा सकते हैं। तो प्लेटिनम यहाँ पर कम ताकतवर है यानी कि कम अभिक्रियाशील है, और हाइड्रोजन ही यहाँ पर ज्यादा ताकतवर है यानी कि ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। तो कभी भी कम जो है वह ज्यादा को नहीं हटा सकता है, बल्कि ज्यादा वाला ही कम को हटा सकता है। तो अब आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन कम अभिक्रियाशील धातु है और कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऐसे तो हम आपको पहले चैप्टर में बता दिए हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं है तो एक बार फिर से देख लीजिए। हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं कि कौन जो है वह कम अभिक्रियाशील है और कौन जो है वह अधिक अभिक्रियाशील है। दो सूची हम यहाँ पर बना दिए हैं, आप लोग याद रखिएगा। जो बाएं तरफ आप लोग देख रहे हैं इस साइड जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है यानी कि हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि इधर जो हम 10 धातु का नाम लिखे हैं यह 10 धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, और जो इधर हम 5 धातु का नाम लिखे हैं यह 5 धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। तो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु में कौन कौन है, तो लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन यानी कि Fe यानी कि लोहा हो गया, उसके बाद Sn यानी कि टीन हो गया, उसके बाद सीसा यानी कि Pb हो गया। आपको पहले चैप्टर में हम संकेत भी याद करवा चुके हैं, लेकिन इतना तो हम लोग देख लिए जो अधिक अभिक्रियाशील है। अब दूसरी तरफ यानी कि इस साइड हम लोग देखेंगे जो कम अभिक्रियाशील है, जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। उसमें कॉपर हो जाता है, पारा हो जाता है, चांदी हो जाता है, सोना हो जाता है और प्लेटिनम हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको 15 धातु का नाम याद रखना है, जिसमें जो 10 धातु है वह अधिक अभिक्रिया
अभिक्रियाशील है और जो 5 धातु है वह कम अभिक्रियाशील है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जो पहला नंबर अभिक्रिया था यानी कि अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन से जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु रहेगा वह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और विस्थापित करने के बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। अब चलिए, दूसरा नंबर अभिक्रिया है कि धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्बोनेट क्या होता है और बाइकार्बोनेट क्या होता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कार्बोनेट हम लोग कैसे पहचानेंगे और बाइकार्बोनेट हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको पहचानने के लिए ही बता देते हैं कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को आप लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, यदि इस धातु के बाद CO3 लगा हुआ रहे तो वह कार्बोनेट होगा और यदि HCO3 लगा हुआ रहे तो वह बाइकार्बोनेट होगा। जैसे देख लीजिए, Ca यानी कि जो कैल्शियम है उसके बाद CO3 लगा हुआ है, इसका मतलब कि यह कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। देख लीजिए, Zn के बाद CO3 लगा हुआ है यानी कि यह जिंक कार्बोनेट हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग बाइकार्बोनेट वाला भी देख लेंगे। देख रहे हैं कि पोटेशियम के बाद HCO3 लगा हुआ है और अभी हम आपको बताएं कि जो HCO3 होता है वह बाइकार्बोनेट होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। उसी प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिए, Na के बाद HCO3 लगा हुआ है, तो जब Na के बाद HCO3 लगा हुआ है तो Na का मतलब सोडियम हो गया और HCO3 कहने का मतलब बाइकार्बोनेट, यानी कि इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो आज के बाद से आप लोग जहां पर भी CO3 देखेंगे उसको कार्बोनेट पढ़ेंगे और HCO3 देखेंगे उसको बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे। तो अब तो आप लोग कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को आसानी से पहचान लेंगे। अब चलिए हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं, यानी कि अभिक्रिया देखते हैं, यानी कि जो धातु के कार्बोनेट है और जो बाइकार्बोनेट है वह यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो बस आप लोग यहां पर ध्यान से समझिएगा, यह वाला भी काफी आसान है। कह रहा है कि यदि धातुओं के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अम्लों का अभिक्रिया होता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। यानी अम्ल के साथ यदि धातु का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का अभिक्रिया होगा तो लवण और जल का निर्माण होगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होता है। चलिए आप लोग यहाँ पर रिएक्शन के माध्यम से समझिए। जैसे यहाँ पर ZnCO3 प्लस H2SO4, ZnCO3 कहने का मतलब क्या हो गया, जिंक कार्बोनेट, और यदि जिंक कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ पर जिंक कार्बोनेट को यदि हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सबसे पहले लवण बनेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ZnSO4 कैसे बनेगा, जो शुरू वाला हो गया Zn और जो लास्ट वाला हो गया SO4, या दोनों आपस में मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा। उसके बाद हम आपको क्या बताए कि जल का निर्माण करेगा। अभी ना हम आपको बताए कि जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनाएगा। तो लवण तो हमारा यहाँ पर बन गया जिंक सल्फेट, उसके बाद क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो जल के बदले में हम लोग H2O लिख दिए, जल का सूत्र होता है। और उसके बाद क्या बताए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, यानी कि CO2 गैस यहाँ पर हम आपको बता दिए। तो चलिए, कुल मिलाकर के यहाँ तक तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दूसरा नंबर जो अभिक्रिया है वह यही कह रहा है कि यदि धातुओं के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अम्लों का अभिक्रिया होगा, यानी कि अम्ल और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट या दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनेगा और साथ ही साथ CO2 गैस मुक्त होगा। चलिए एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ते हैं, नाम भी हम नीचे लिख दिए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो CaCO3 के साथ यदि हम लोग अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे, देख रहे हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक अम्ल है, और CaCO3 जो कि धातु के कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है। तो हम आपको क्या बताए कि जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। तो सबसे पहले CaCl2 जो है यहाँ पर लवण बन गया, CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक लवण है। तो सबसे पहले हमारा लवण बन गया और क्या बनाएगा, जल बनाएगा, तो H2O प्लस Cl2। बस आपको यहाँ पर सिर्फ लवण का नाम ही लिखना है, उसके बाद अपने मन से H2O और CO2 आप लगा दीजिए, क्योंकि हर हाल में जब भी कार्बोनेट
कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का अभिक्रिया अम्ल के साथ होगा तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनेगा ही बनेगा और साथ में सबसे पहले लवण बनेगा। और लवण कैसे बनाना है इसके बारे में भी हम आपको बता दिए। शुरू वाला और लास्ट वाला को बस आपको मिला देना है, जैसे Ca और Cl2, तो यहां पर क्या हो जाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है कि NaHCO3 प्लस HCl। यहां पर HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि एक अम्ल है, और यहां पर NaHCO3 यहां पर बाइकार्बोनेट वाला उदाहरण है। अभी जो ऊपर में दो उदाहरण बताए वह सिर्फ कार्बोनेट वाला था, लेकिन यहां पर HCO3 लगा हुआ है, तो आप लोग जैसे ही देखेंगे कि HCO3 लगा हुआ है आप लोग पहचान जाएंगे कि यह बाइकार्बोनेट है। और शुरू में यहां पर Na लगा हुआ है यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ होगा यानी कि अम्ल के साथ होगा तो क्या बनाएगा, तो लवण और जल बनाएगा और साथ में CO2 गैस मुक्त होगा। तो देख रहे हैं कि यहां पर लवण बना लिया। अब लवण कैसे बनाएगा, तो अभी हम आपको बताएं कि शुरू वाला और लास्ट वाला को मिला देना है, तो Na और Cl मिल जाएगा, तो NaCl हो जाएगा, प्लस में जल और प्लस में CO2 गैस। तो बहुत ही सिंपल है, बस इतना ही आपको करना है। तो दूसरा नंबर अभिक्रिया भी आप लोग समझ गए होंगे कि यदि धातुओं के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अम्लों का अभिक्रिया होता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है और साथ ही CO2 गैस मुक्त होता है। उदाहरण के माध्यम से भी आप लोग समझ गए। बस क्या करना है, दोनों को मिला देना है, जैसे Ca और Cl तो CaCl2 हो गया और साथ में जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसी प्रकार से इसमें भी हम कर दिए, इसको और इसको मिला दिए तो लवण बन गया, तो NaCl हो गया, प्लस में जल और प्लस में CO2 गैस। तो काफी सिंपल है। अब उसके बाद तीसरा अभिक्रिया है अम्ल और भस्म की अभिक्रिया, जो कि VBI है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो ज्यादा चांस है कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के बारे में ही पूछा जाएगा, क्योंकि यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बोर्ड मॉडल है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि यदि अम्ल और भस्म का अभिक्रिया होगा तो क्या होगा। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वाला में क्या होता था कि लवण और जल तो बनता ही था, उसके साथ CO2 गैस भी मुक्त होता था। लेकिन यदि हम लोग अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराएंगे तो सिर्फ लवण और जल बनेगा। सिर्फ क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। और जो लवण बनेगा उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको क्यों बोलेंगे, इसके बारे में चलिए अभी हम आपको आगे बताते हैं। जैसे देखिए, कह रहा है कि यदि अम्ल के साथ किसी भस्म की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। अभी हम आपको बताएं कि यदि एसिड और बेस का रिएक्शन होगा यानी कि अम्ल और क्षार का रिएक्शन होगा तो लवण और जल बनाएगा, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कभी कभी लघुतरीय प्रश्न में पूछ देता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो इसका जवाब आपको यही बताना है कि यदि अम्ल के साथ किसी भस्म की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहां पर आप लोग समझिए, अम्ल जोड़ भस्म से बन गया लवण और जल, यानी कि अम्ल और भस्म का रिएक्शन कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। चलिए एक उदाहरण भी लेकर के हम लोग समझ लेते हैं। HCl हम लोग ले लिए जो कि एक अम्ल है, और NaOH ले लिए जो कि एक भस्म है। तो HCl और NaOH में हम लोग अभिक्रिया कराएंगे, यानी अम्ल और भस्म में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl बनेगा और H2O बनेगा। कैसे NaCl बनेगा, बस आप लोग यहां पर ध्यान से समझिए। यहां पर Na है और यहां पर Cl है, तो NaCl बन गया जो कि एक लवण है, और यहां पर देख रहे हैं एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां पर है, तो दो हाइड्रोजन हो गया, और O यहां पर एक है, तो यानी कि H2O हो जाएगा जो कि जल बन जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि अम्ल और भस्म यदि आपस में अभिक्रिया किया तो लवण और जल बन गया। अब आप लोग यहां पर यह बात समझिए कि इसको उदासीनीकरण क्यों कहेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो यहां पर HCl का स्वाद तो खट्टा होगा। आप लोग भस्म के बारे में जानते हैं कि भस्म का स्वाद होता है वह कड़वा होता है, तो आप लोग जान रहे हैं कि NaOH का स्वाद भी कैसा होगा, कड़वा ही होगा। तो यहां पर देख लीजिए, खट्टा और कड़वा आपस में हम लोग मिला रहे हैं, तो NaCl का स्वाद कैसा होना चाहिए। आप लोग कोई कहेंगे कि खट्टा होगा, कोई कहेंगे कि कड़वा होगा, लेकिन इसका जो स्वाद होगा वह न तो खट्टा होगा और न ही कड़वा होगा।
ठीक है। जब हम लोग HCl और NaOH यानी कि जब हम लोग अम्ल और भस्म को मिलाएंगे और दोनों को मिलाने से जो लवण बनेगा उसका स्वाद न तो खट्टा होगा और न ही कड़वा होगा, यानी कि उदासीन होगा, और इसीलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको क्यों बोलते हैं। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, तो आपको बताना है कि लवण और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे KOH प्लस H2SO4। KOH हमारा क्षार हो गया और H2SO4 अम्ल हो गया, तो KOH प्लस H2SO4 करेंगे तो क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस H2O बन जाएगा, जो कि लवण और जल बनाएगा। उसी प्रकार से NaOH प्लस H2SO4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O हो जाएगा। यानी कि हर हाल में अम्ल और क्षार मिलेगा तो लवण और जल ही बनाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग यह वाला अभिक्रिया भी समझ गए होंगे। अब उसके बाद चौथा अभिक्रिया है कि अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया। ऐसे हम आपको शुरू में क्या बताए थे, जब अम्ल का परिभाषा बता रहे थे आर्हेनियस के अनुसार, तो वहां पर हम आपको बताए थे कि जब अम्ल को जल के साथ मिलाते हैं तो H प्लस आयन देता है। लेकिन यहां पर हम लोग देखेंगे कि जब अम्ल की अभिक्रिया जल के साथ होता है तो क्या होता है। तो बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर HCl जो कि एक अम्ल है और यहाँ पर H2O जो कि जल है। तो अम्ल और जल का हम लोग यदि अभिक्रिया बनाएंगे तो सबसे पहला तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, यानी कि H3O प्लस बनेगा, हर हाल में बनेगा, इतना तो कन्फर्म है। ठीक है, H3O प्लस बनेगा और लास्ट में उष्मा निकलेगा। ठीक है, लास्ट में उष्मा निकलेगा। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी अम्ल और जल को हम लोग साथ में मिलाएंगे तो उष्मा निकलता है। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन बनेगा और उष्मा निकलेगा। तो एक यहां पर और एक यहां पर फिक्स हो गया। बस बदलाव कहां पर होगा, तो बस बदलाव यहां पर बीच में होगा। जैसा रिएक्शन होगा उस हिसाब से बदलाव होगा। जैसे यहां पर Cl है तो बस यहां पर Cl को लगा देना है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, HNO3 प्लस H2O, यानी कि जब हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ जल को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर फिर से हाइड्रोनियम आयन बनेगा और लास्ट में उष्मा निकलेगा, और बीच में चूंकि यहां पर NO3 है तो बस आपको यहां पर भी NO3 लगा देना है। उसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल में भी आप लोग देख लीजिए, H2SO4 को यदि हम लोग जल के साथ मिलाएंगे, H2SO4 भी क्या है, एक अम्ल है, और H2O यानी कि जल है, यानी कि जब जल को हम लोग अम्ल के साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन तो हमारा बनेगा ही और लास्ट में उष्मा तो निकलेगा ही। बीच में क्या हो जाएगा, तो बस यहां पर जो लिखा हुआ है SO4, इसको हम लोग बस बीच में लिख देंगे। तो कुल मिलाकर के अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और इसी प्रकार का अभिक्रिया आपके परीक्षा में भी पूछा जाएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण होगा। हर हाल में 5 नंबर का अभिक्रिया पूछा ही जाता है केमिस्ट्री में। तो इसलिए आप लोग इस पूरे अभिक्रिया को ध्यान से समझिएगा, और आपके बुक में जितने सारे भी अभिक्रिया दिया हुआ है तो वह सारे अभिक्रिया को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। और समीकरण को संतुलित करना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही यह वाला चैप्टर समाप्त होगा हम आपको समीकरण को संतुलित करने के लिए ही बताएंगे। तो कुल मिलाकर के चौथा अभिक्रिया भी आप लोग समझ गए होंगे कि अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा। लेकिन यह वाला अभिक्रिया करने के फलस्वरूप हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। अब कौन सा सावधानी बरतना पड़ता है आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि हमेशा जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल को, नहीं तो विस्फोट हो सकता है। इसको आप लोग चित्र के माध्यम से समझिए। जैसे 2 बीकर है हमारा, एक में जल है और दूसरे में क्या है, अम्ल है। तो कह रहा है कि हमेशा अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, यानी कि पहले से अगर बीकर में जल है तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा अम्ल डालना चाहिए, न कि पहले से अगर बीकर में अम्ल रखा हुआ है तो उसमें हमको जल डाल देना चाहिए। अगर ऐसा आप लोग करते हैं कि पहले से अम्ल रखा हुआ है और उसमें यदि आप लोग जल मिलाते हैं तो फिर विस्फोट हो जाएगा, और जो भी इंसान वहां पर खड़ा रहेगा उसका स्किन भी जल सकता है, और अगर विस्फोट कस के होता है तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो हर हाल में यह वाला रिएक्शन करने के पहले, यानी कि जब अम्ल और जल का रिएक्शन कराएंगे तो यह वाला सावधानी बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमेशा जल में अम्ल को मिलाएंगे, न कि अम्ल में जल को मिलाएंगे। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे।
अब एक सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अम्ल और भस्म से संबंधित। कह रहा है कि तांबा या पीतल के बर्तन में दही या दही जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, क्यों? आप लोग अपने घर में देखते होंगे कि कभी भी दही जमता है जो तांबे के बर्तन में नहीं जमता होगा, या तो मिट्टी के बर्तन में जमता होगा या फिर स्टील के बर्तन में जमता होगा, लेकिन कभी भी तांबे के बर्तन में नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? जब आप लोग अपने घर में अपनी माँ से पूछिएगा कि दही को पीतल के बर्तन में या फिर तांबे के बर्तन में क्यों नहीं जमाते हैं, तो वो बोलेंगे कि दही खट्टा हो जाएगा, यानी कि जो दही का स्वाद है वह दूसरा तरह का हो जाता है, वह खाने लायक नहीं रह जाता है, और इसीलिए पीतल या तांबे के बर्तन में दही को नहीं जमाते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार रूप से पढ़ते हैं। कह रहा है कि दही या खट्टे पदार्थ में अम्ल पाए जाते हैं। दही के बारे में हम आपको बताए हैं कि दही खट्टा होता है, उसमें अम्ल पाया जाता है, जो कि बर्तन से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेंगे। यानी कि जब हम लोग दही को तांबा या पीतल के बर्तन में रखेंगे तो वह बर्तन के साथ रिएक्शन कर लेगा, यानी कि बर्तन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, और बर्तन के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देगा, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है, जिससे जो दही होता है वह खाने लायक नहीं बच जाता है। और इसी वजह से दही जैसे खट्टे पदार्थ को कभी भी तांबा या पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। कभी कभी यह वाला प्रश्न पूछ दिया जाता है कि तांबा या पीतल के बर्तन में दही या दही जैसे खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह वाला प्रश्न भी आसानी से समझ गए होंगे। बस एक लाइन में ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग बर्तन में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि जो दही होता है या फिर जो खट्टा पदार्थ होता है वह पीतल या तांबे के बर्तन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना लेता है, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है, और जिससे यह सभी पदार्थ खाने के लायक नहीं बच जाते हैं। यानी कि जब आप लोग तांबा या पीतल के बर्तन में दही जमाएंगे तो फिर वह खाने लायक दही नहीं बच जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध आ जाता है, यानी कि वह खाने में दूसरे तरह का स्वाद लगता है, एक विषैला पदार्थ बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और यदि आप लोग यहां तक अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो समझिए कि आपका टोटल अम्ल और भस्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अब आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। और यहां पर आपका अम्ल और भस्म समाप्त हो जाता है। तो आपको तीन चीज पढ़ना है, अम्ल, भस्म और लवण। तो अम्ल और भस्म तो यहां पर समाप्त हो गया, लेकिन लवण अभी भी बचा हुआ है। तो लवण के बारे में हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, और अगले क्लास में लवण भी हम आपको समाप्त कर देंगे। लवण भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो वह लवण टॉपिक से ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग लवण वाले टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पूरे कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ताकि इस चैप्टर से संबंधित एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आज का यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।